हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। कल हम लोगों ने बात की थी थर्स्टन की आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। आज हम लोग बात करेंगे मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की, बहुकारक सिद्धांत। अब आप ये कहेंगे ग्रुप फैक्टर फिर मल्टीपल फैक्टर। यहाँ साइकोलॉजिस्ट ने एक दूसरे की आलोचना करते हुए फिर अपने सिद्धांत को दिया, जिसमें कि आपके ग्रुप फैक्टर के बाद मल्टीपल फैक्टर की बात की गई। और मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है, इसमें आपके दो साइकोलॉजिस्ट को रखा गया। पहले थे थॉर्नडाइक और दूसरे थे गिलफोर्ड। तो चलिए हम लोग चलते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे थॉर्नडाइक की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गिलफोर्ड की। यहाँ एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी इंटेलिजेंस थ्योरी दी जा रही है, इसमें स्पेसिफिक जो आपके मल्टीपल फैक्टर हैं या ग्रुप फैक्टर हैं या टू फैक्टर थ्योरी हैं, ये मैक्सिमम आपके कंपटीशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें पूछे जाते हैं। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके कभी काफ़ी काम के होते हैं और हम लोगों का ध्यान भी उस पर बहुत कम जाता है। सिंपली हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, ये तो इंटेलिजेंस थ्योरी है, बट इसमें कौन सा मल्टीपल है, कौन सा टू फैक्टर है, कौन सा थ्री फैक्टर है, कौन सा थ्री डायमेंशनल है, ये हमको जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं थॉर्नडाइक के पास और बात करते हैं मल्टीपल फैक्टर थ्योरी की तरफ। यहाँ बस आप ये ध्यान दीजिएगा, कहने का अर्थ है कि जो भी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देन देयर इज रियली नो सच फैक्टर एज जनरल इंटेलिजेंस, देयर आर ओनली मेनी हाईली स्पेसिफिक एक्ट। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ इस थ्योरी की जो अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, उसमें आपको कितना रिले कर रहा है, क्या आपकी इंटेलिजेंसी है, आप इसका मेजरमेंट आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम लोग जो बात करते हैं थॉर्नडाइक की, थॉर्नडाइक के पास चलते हैं और इस थ्योरी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये थ्योरी है क्या। ठीक है। थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी, आपको पढ़ाया ही गया है अभी, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको स्पीयरमैन के बारे में बताया अभी। तो स्पीयरमैन की जो थ्योरी थी, टू फैक्टर थ्योरी, थॉर्नडाइक ने उसका खंडन किया। उन्होंने इसकी आलोचना भी की और इसका खंडन भी किया। और खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि बुद्धि सिर्फ दो कारकों या दो फैक्टर के या तत्वों के मिलने से नहीं बन सकती। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ये हम नहीं बोल रहे हैं, थॉर्नडाइक बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि स्पीयरमैन ने जो कहा कि आपकी जो बुद्धि है, इसको सिर्फ दो कारकों के मिलने से नहीं कहा जा सकता कि बनी है। बुद्धि सिर्फ दो कारकों का मिश्रण नहीं हो सकता, ऐसा थॉर्नडाइक ने कहा। उनका कहना है, थॉर्नडाइक का कहना है कि बुद्धि जो बनती है, यानी बुद्धि की जो रचना होती है, उसमें कई छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं या फैक्टर होते हैं, जिनके मिलने से हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। यानी बुद्धि हमारी जो है, उसमें कई एलिमेंट्स होंगे, कई फैक्टर होंगे। जब कई फैक्टर, कई एलिमेंट्स जुड़ेंगे, तब कहीं जाकर के हमारी बुद्धि का निर्माण होगा, यानी हमारी बुद्धि बन पाएगी। प्रत्येक जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, जो भी आपके फैक्टर होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं, वे एक कहें तो विशेष मेंटल एबिलिटी की बात करें, यहाँ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी की, तो वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है। यानी जो भी हमारे जो इंटेलिजेंसी है, उसके जो फैक्टर होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ जो होती है, उसी को सरफेस करते हैं या उसी को प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही एक दूसरे से ये इंडिपेंडेंट भी रहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी जो बुद्धि है, उसमें कई फैक्टर होंगे, कई एलिमेंट्स होंगे, लेकिन इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो आपकी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे। ठीक है। तो यहाँ जो एलिमेंट्स आपके स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड हैं, वो एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रहेंगे। कई फैक्टर मिलेंगे जरूर, यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि इसके बीच में कोरिलेशन जरूर होगा। ठीक है। तो ऐसे ही जो आपके ढेर सारे फैक्टर होते हैं, क्योंकि बुद्धि हमारी, इन्होंने कहा है मल्टीपल फैक्टर थ्योरी ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जहाँ मल्टीपल फैक्टर है, कई फैक्टर हैं, तो कई कारकों के मिलने से बन रही है हमारी बुद्धि की रचना, कई कारकों से मिलने से ही बन रही है। तो ऐसे ही बहुत सारे जो कारक हैं, जो बहुत सारे जो फैक्टर हैं, वो आपस में मिलते हैं और मिलने से ही हमारी बुद्धि की रचना होती है। यानी कहने का अर्थ है, जैसे कि छोटा छोटा ईंट लेकर के हम लोग मकान बनाते हैं। ठीक है। तो जो छोटे छोटे ईंट हैं, ये क्या हो गए, आपके एलिमेंट्स हो गए, फैक्टर हो गए। पूरा मकान क्या हो गया, बुद्धि हो गई आपकी। तो बुद्धि, आप मकान जो है वो बुद्धि है, और इसके बीच में जो छोटे 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 आपके ईंट लगे हुए हैं, ये ईंट क्या हो गई, पूरे बुद्धि का एक तरह से क्या है, ये
फैक्टर है, एलिमेंट्स है, यानी कई फैक्टर के मिलने से, कई ईंटों के मिलने से क्या बन रहा है, मकान बन रहा है। कई फैक्टर के मिलने से क्या बन रहा है, बुद्धि बन रहा है। ऐसा कहना है थॉर्नडाइक का। ठीक है, तो यहाँ हर ईंट जो है उसके वो आपके एलिमेंट्स हो गए, लेकिन हर ईंट को अगर आप निकालना चाहें तो वो सेपरेट हो जाएंगे। एक एक ईंट को जोड़े हैं तब जाकर मकान बना है, यानी एक एक फैक्टर को हम जोड़े हैं तब जाकर के हमारी बुद्धि की रचना हुई है। लेकिन हर एक ईंट एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। निकाल करके हम दूसरे को दूसरी जगह भी फेंक सकते हैं। तो यहाँ हर ईंट हमारी अलग हो रही है, लेकिन उस हर एक ईंट स्वतंत्र है एक दूसरे से। इसके बावजूद निर्माण करने में हमारी बुद्धि की सबकी आवश्यकता है। यानी हमारी बुद्धि का जब भी विकास होगा, जब भी हमारी बुद्धि बनेगी, जब भी हमारी बुद्धि की रचना होगी, तो जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे फैक्टर हैं, उनका होना ज़रूरी है। वो जो है इंडिपेंडेंट हैं, इसके बावजूद एक दूसरे के जुड़ने के बाद ही हमारी बुद्धि का निर्माण हो सकता है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ जैसे हमारी विशिष्ट जो मानसिक क्षमता है, जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं, वो भी आपकी एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, वो भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, जैसे हमारी ईंट थी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ आपके हैं, जो ढेर सारी एबिलिटीज़ हैं, वो मिलने के बाद ही हमारी बुद्धि का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने ये जो सिद्धांत आपकी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो दी, उनका कहना है कि ये जो सिद्धांत है, इसके अनुसार कोई भी आपका जनरल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। थॉर्नडाइक की थ्योरी में जनरल इंटेलिजेंस यानी सामान्य बुद्धि की कोई बात ही नहीं की गई है। जैसा स्पीयरमैन ने कहा, जी कारक, यस कारक, यानी जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर्स जो की बात उन्होंने की थी, ऐसा थॉर्नडाइक ने नहीं कहा। उन्होंने तो सीधे कह दिया है कि जनरल इंटेलिजेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। ठीक है, बुद्धि जो है कई विशेष तरह की मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनका एक तरह से योग है। उनका जोड़ देने के बाद ही हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। तो आपके थॉर्नडाइक ने जनरल इंटेलिजेंस की जगह पर किसका यूज किया, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ का। यानी कई जो आपकी स्पेशल जो आपकी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उनको हम जोड़ दें तो किसका निर्माण होगा, हमारी बुद्धि का। यानी ये जो सिद्धांत ये कह रहा है कि सामान्य बुद्धि के समान कोई चीज़ ही नहीं है, सिर्फ इसमें बहुत सी विशिष्ट क्रियाएं होती हैं। इट मीन्स कि हाईली स्पेसिफिक एक्ट हो सकते हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि नाम की कोई सामान्य जो बुद्धि है ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। थॉर्नडाइक ने जो इस सिद्धांत को बनाया, तो उनके अनुसार जो व्यक्ति है उसमें इससे पहले भी मैंने कहा था कि हर पर्सन में एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो रहे हैं, इस बात को हर साइकोलॉजिस्ट ने माना है। और जो थॉर्नडाइक है उन्होंने भी कहा है कि जो व्यक्ति की अलग अलग जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, जो मेंटल एक्ट होते हैं या जो मेंटल एबिलिटीज होती हैं, उनके बीच में एक तरह का कोरिलेशन जो होता है, वो जी कारक के कारण नहीं होता। अभी मैंने कहा कि जो भी हमारी ईंट होगी इंडिपेंडेंट होगी, अलग अलग होगी, लेकिन जब वो जुड़ेगी तभी हमारे मकान का निर्माण होगा। सेम वही कंडीशन है कि यहाँ हमारे जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, कई स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन जब तक वो जुड़ेंगे नहीं तब तक हमारी बुद्धि का उससे संबंधित निर्माण नहीं हो सकता। तो ईंट जुड़े हैं तब जाकर मकान बना है, कई एलिमेंट्स जुड़े, कई मेंटल एबिलिटीज़ मिले तो आपकी बुद्धि का निर्माण हुआ। यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि जो भी आपकी मेंटल एबिलिटीज़ एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं बट एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में किसी प्रकार का कोरिलेशन ज़रूर होगा। विदाउट कोरिलेशन वो जुड़ेंगे ही नहीं। तो हर जो भी हमारी विशिष्ट मानसिक क्षमता है, जो हमारी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ है, उसके बीच में एक तरह का कोरिलेशन होगा। इस बात को थॉर्नडाइक ने भी एक्सेप्ट किया है कि जो भी हमारी मेंटल एक्टर होते हैं, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, उसके बीच में कोरिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन इसका कारण कोई जी फैक्टर नहीं है। कोरिलेशन है, लेकिन इसका कारण जो है, इसका रीज़न किसी प्रकार का जी फैक्टर नहीं है, जैसा कि आपके स्पीयरमैन ने कहा है। यानी स्पीयरमैन के जो जनरल फैक्टर हैं, इसको इन्होंने सीधे सीधे नकार दिया है। उनका कहना है कि हमारी जो भी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उसके बीच में कोरिलेशन होता है, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन इसका कारण किसी प्रकार का जी फैक्टर नहीं होता, बल्कि जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं,
समझ रहे हैं? मानसिक प्रक्रियाएं जो होती हैं, कई जो आपकी कॉमन एलिमेंट्स उसमें पाए जा रहे हैं, उसके कारण के बीच में कोरिलेशन होता है। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि जो भी आपकी मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसमें कोरिलेशन होता है, लेकिन इस कोरिलेशन का कारण किसी प्रकार का जी फैक्टर नहीं होता। तो आखिर ये कोरिलेशन किसके कारण हो रहा है, अब ये जानना ज़रूरी हो गया। तो ये कोरिलेशन जो है वो जो मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं उसकी कॉमन एलिमेंट्स के कारण होते हैं, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक। क्लियर है? तो यहाँ थॉर्नडाइक का मानना है कि हमारी जो मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके कारण जो हमारे उभयनिष्ठ तत्व कॉमन एलिमेंट्स जो आपके हैं उनके कारण इनके बीच में एक तरह से कोरिलेशन होता है। यहाँ जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसमें जितने ही आपके कहें तो जितना ज़्यादा आपका कोरिलेशन होगा, जो आपकी कॉमन एलिमेंट्स हैं उसमें जो मानसिक क्रिया है उसमें जितने अधिक आपके कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ थोड़ा सा और ब्रॉड माइंड में रखिएगा इसको, ब्रॉड तरीके से। यहाँ कहने का अर्थ है कि हमारी मेंटल एबिलिटीज़, हर मेंटल एबिलिटीज़ के मिलने से ही हमारी बुद्धि का निर्माण हो रहा है, बुद्धि की रचना हो रही है। ठीक है? इसमें कुछ आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उसमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं। कॉमन एलिमेंट्स के कारण ही हमारी मानसिक क्रियाओं में एक तरह का सहसंबंध पाया जाता है या एक तरह का कोरिलेशन होता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपके जितने अधिक कॉमन एलिमेंट्स होंगे, आपकी मेंटल जो एक्टिविटीज़ है उसमें जितने अधिक कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसके बीच में उतना ही ज़्यादा कोरिलेशन होगा, यानी कॉमन एलिमेंट्स के साथ कोरिलेशन पॉजिटिव हो रहा है। जितनी ज़्यादा मेंटल एक्टिविटीज़ होंगी उसमें कॉमन एलिमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही कोरिलेशन ज़्यादा होगा। कॉमन एलिमेंट्स कम होंगे मेंटल एक्टिविटीज़ में, वहाँ पर कोरिलेशन कम होगा। क्लियर है? यहाँ कहने का अर्थ है कि जैसे कोई भी आप मेंटल वर्क कर रहे हैं, कोई मेंटल एक्टिविटीज़ है आपकी, सपोज दैट मेंटल जो एक्टिविटीज़ है ए और वाई, इन दो में अलग अलग अगर आपके ए और बी हैं और ए और बी में अलग अलग आपके, अगर हम 10 एलिमेंट्स को ले लें, सपोज दैट आपकी जो मेंटल एक्टिविटीज़ है उसमें ए और बी हैं, उसमें अलग अलग आपके सब 10 कहने का अर्थ है कि ए में भी 10 और बी में भी 10 फैक्टर्स आपके मिल गए हैं या उसकी आवश्यकता है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स या फैक्टर हैं उसमें से लगभग आपके 8 ऐसे एलिमेंट्स होंगे, 8 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इन दोनों तरह की जो मेंटल एक्टिविटीज़ है उसको पूरा करने में कॉमन होंगे। ए और बी दो आपके हो गए मेंटल एक्टिव जो एक्ट हैं। उस मेंटल एक्ट में आपकी सपोज दैट 10 अगर वर्क्स जो एलिमेंट्स हों और 10 जो एलिमेंट्स ए में हैं, 10 एलिमेंट्स आपके बी में हैं, इस एलिमेंट्स को की कहें तो ज़रूरत भी है और ऐसे एलिमेंट्स में लगभग आपके 8 एलिमेंट्स ए के और 8 एलिमेंट्स जो हैं आपके बी के हों। तो इन दोनों एलिमेंट्स, कहने का अर्थ है कि 8 एलिमेंट्स आपके बी ए के होंगे, 8 एलिमेंट्स आपके बी के होंगे। इन दोनों तरह के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको पूरा करने में 8 एलिमेंट्स आपके कॉमन हो गए, यानी मेंटल क्रियाएं जो मेंटल एक्टिविटीज़ है, जो मेंटल एक्ट है उसमें 8 एलिमेंट्स कॉमन है, 2 एलिमेंट्स आपके सेपरेट जा रहे हैं। तो वो जो कंडीशन होगी वहाँ पर जो आपका कोरिलेशन होगा वहाँ पर हाईली बोले तो कोरिलेशन होगा और वो भी पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। यहाँ ध्यान बस यही देना है कि हमारा जो कोरिलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिविटी की कंडीशन क्या होगी आपकी कि आपके ए और बी में दोनों में 10 एलिमेंट्स हैं और दोनों के जो 8 एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है? तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं इसकी वजह से उसकी जो की पॉजिटिविटी बढ़ रही है, पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे आपके जो ये कोरिलेशन हो रहे हैं ये कोरिलेशन आपके पॉजिटिव होंगे, उच्च धनात्मक सहसंबंध। कुल मिलाकर यही बात कह रही हूँ मैं कि यहाँ पर उच्च धनात्मक सहसंबंध की स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरी तरफ अगर हम सपोज दैट मान लें कि ये दोनों जो आपकी मेंटल एक्ट हैं इसके बीच में मात्र सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपकी कॉमन है, कहने का अर्थ है कि आपके ए में भी 10 एलिमेंट्स, बी में भी 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है? यहाँ ए के 10 एलिमेंट्स और बी के 10 एलिमेंट्स में आपके 8 एलिमेंट्स माइनस, यानी कॉमन है ही नहीं, सिर्फ टू एलिमेंट्स ए के, 2 एलिमेंट्स बी के कॉमन है, बाकी 8 एलिमेंट्स जो है इंडिपेंडेंट है।
तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन होगी वहाँ पर क्या होगा, इनके बीच में किसी तरीके का धनात्मक सहसंबंध होना संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसी जो स्थिति होगी यहाँ पे, ऐसी परिस्थिति में ऋणात्मक सहसंबंध होगा, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर सहसंबंध हो ही नहीं पा रहा है। ये जो सिचुएशन है कि दोनों कार्यों के बीच में धनात्मक सहसंबंध तो होगा, लेकिन उसकी जो कहें धनात्मकता है काफ़ी कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम पूर्ण रूप से धनात्मक कह ही नहीं सकते। तो यहाँ कोरिलेशन सिर्फ है, क्योंकि सिर्फ टू एलिमेंट्स ही हैं, एक दूसरे के से कॉमन है, तो यहाँ सिर्फ कोरिलेशन है। धनात्मक पूर्ण रूप से उच्च धनात्मकता या धनात्मकता हम कह ही नहीं सकते। धनात्मक सिर्फ नाम मात्र का है, सिर्फ सहसंबंध है। इस तरह से जो थॉर्नडाइक ने ऐसे एलिमेंट्स को कहें तो उभयनिष्ठता की बात की है, और उभयनिष्ठता के आधार पर ही उन्होंने जी कारक जो है स्पीयरमैन के जी कारक को एक तरह से आलोचना भी की है। उनकी जो आलोचना है वास्तव में इसी आधार पे, यानी स्पीयरमैन के जो जी फैक्टर्स हैं इसकी आलोचना उन्होंने इसी आधार पर ही की है। ठीक है, यहाँ कहने का अर्थ है कि थॉर्नडाइक ने जो आपकी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी में बात की थी, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि जो ये बुद्धि है वो कई कारकों का एक तरह से मिश्रण है। ठीक है, जो बुद्धि है वो कई कारकों का आपके मिश्रण है, जिसमें आपकी जो व्यक्ति है उसकी बुद्धि की कई योग्यताएं जो होती हैं वो मिली होती हैं। इसी आधार पर ही उन्होंने स्पीयरमैन की थ्योरी का खंडन भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति की भिन्न भिन्न जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उसके बीच में जो कोरिलेशन है वो, जब भी मैंने कहा ना कि जी कारक के कारण नहीं होता, बल्कि जो मानसिक क्रियाएं होती हैं जो आपकी कॉमन होती हैं, जो समान तत्व होते हैं, उनके कारण होती हैं। साथ ही उन्होंने मानसिक क्रियाओं में जितने अधिक आपके कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में उतना ही सहसंबंध होगा। अभी उसी बात को मैंने समझाया आपको कि किसी भी आपके जो मानसिक क्रियाएं हैं, जो मेंटल एक्ट है, उसमें जितने ज़्यादा आपके एलिमेंट्स होंगे और ऐसे एलिमेंट्स हों जो आपके कॉमन एलिमेंट्स हों, तो जितने ज़्यादा कॉमन एलिमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा उनके बीच में आपकी कोरिलेशन होगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो वहाँ पर उतना अधिक या उतना उच्च धनात्मक सहसंबंध उनके बीच में नहीं होगा। थॉर्नडाइक ने जो विभिन्न प्रकार की जो मानसिक योग्यताएं हैं उसमें स्पेसिफिक उन्होंने बात की थी आपकी आंखिक योग्यता की, शाब्दिक योग्यता, दैशिक योग्यता, तार्किक योग्यता, स्मृति, भाषण, ये सभी के संबंध में उन्होंने बात की थी। और उन्होंने कहा कि ये जो आपकी मानसिक योग्यता है या तार्किक योग्यता है, शाब्दिक योग्यता है, ये व्यक्ति की समस्त मानसिक कारकों को प्रभावित करती है। कहने का अर्थ है कि जो आपकी आंखिक योग्यता होती है, शाब्दिक योग्यता होती है, तार्किक योग्यता होती है, स्मृति है, जो आपकी जो संभाषण होते हैं, जो आपकी स्पीच है, ये सब आपकी मानसिक जो कारक हैं, जो मेंटल फैक्टर हैं, उन्हीं को प्रभावित करती है। साथ ही थॉर्नडाइक का ये भी कहना था कि जो व्यक्ति होता है उसमें कोई न कोई विशिष्ट योग्यता अवश्य होती है। कहने का अर्थ है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें कोई स्पेसिफिक एबिलिटी न हो। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ स्पेसिफिक एबिलिटी जरूर होती है, और स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ की यहाँ पर बात की गई है। तो वो जो योग्यता होती है वो तो जरूर पाई जाएगी अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लेकिन किसी भी एक विषय में किसी एक विषय की योग्यता दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकते। कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ स्पेसिफिक मेंटल पावर होते हैं या कुछ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी होती है। तो ये जो उसकी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है, अगर हम उसको दूसरे किसी चीज़ में मेजर कर रहे हैं, सपोज दैट कि अगर पर्सन की जो आंखिक योग्यता है वो काफ़ी अच्छी है और हम उस योग्यता का मापन हम उसके संभाषण से करें, तो यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा आएगा वो जाहिर सी बात है गलत होगा, क्योंकि पर्सन के अंदर आंखिक योग्यता काफ़ी अच्छी है जबकि संभाषण की योग्यता अच्छी नहीं है। तो संभाषण की योग्यता के आधार पर हम किसी व्यक्ति की आंखिक योग्यता का मेजरमेंट नहीं कर सकते। यहाँ हमको जब भी मेजर करना होगा तो हम व्यक्ति की आंखिक योग्यता का मेजरमेंट करेंगे। आंखिक योग्यता का हम मेजरमेंट करेंगे तब उस व्यक्ति की सही जो कहें तो उसकी मेंटल जो एबिलिटी है या उसकी रियल एबिलिटी की मेजरमेंट हो पाएगा जो उस व्यक्ति के अंदर वास्तव में है।
तो कहने का अर्थ है कि हर व्यक्ति के अंदर कुछ स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं या मेंटल पावर होते हैं, उसका मेजरमेंट हम किसी दूसरे जगह पर मेज़र करके हम ये कह नहीं सकते कि उस व्यक्ति के अंदर ये क्षमता कम है या अधिक है। हम सिर्फ उसी का मेजरमेंट करेंगे जिसका हम चाह रहे हैं मेजरमेंट करना, तब तो हमको रिजल्ट अपना सही मिलेगा। लेकिन अगर आंखिक योग्यता व्यक्ति के अंदर अच्छी, बहुत अच्छी है और हम उसकी शाब्दिक योग्यता का मेजरमेंट कर रहे हैं या संभाषण योग्यता का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस मेजरमेंट से हम उसका आधार ये नहीं मान सकते कि उसमें आंखिक योग्यता भी नहीं है। कहने का अर्थ है कि उसमें आंखिक योग्यता ज़रूर होगी। ठीक है, इसी बात को थॉर्नडाइक ने कहा है कि व्यक्ति में जो विशिष्ट योग्यता पाई जाती है, लेकिन किसी एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान हम नहीं लगा सकते। यही क्योंकि कारण है इसका कि व्यक्ति की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं, इसमें मूल जो आपके कारक हैं उसके अतिरिक्त कुछ सामान्य कारक भी होते हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कारण यही है कि जो व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं हैं उसमें कुछ मूल कारक होंगे और उस मूल कारक के अलावा भी आपके कुछ सामान्य कारक होते हैं। तो जो सामान्य कारक होते हैं उनका मूल कारकों में योगदान होता है। तो जब भी हम मानसिक क्रियाओं के प्रतिपादन में धनात्मक सहसंबंध पाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उसमें सामान्य कारक निहित है। कहने का अर्थ है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में स्पेसिफिक स्पीयरमैन के जो जनरल फैक्टर हैं इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह ध्यान दिया था कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो स्पीयरमैन से बहुत ज़्यादा अलग भी नहीं है। अगर हम उसको पूर्ण रूप से अगर ध्यान दें तो हमको ये मिलेगा कि जो तभी थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत है ये स्पीयरमैन के सिद्धांत से बहुत अलग नहीं है, क्योंकि थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के जी कारक को न मानकर उसकी जगह पर उन्होंने स्वयं जो प्रतिपादित किया था सामान्य कारक यानी कॉमन फैक्टर को उन्होंने अधिक महत्व दे दिया। कहने का अर्थ है कि जो उन्होंने आपके स्पीयरमैन ने जिसको उन्होंने जी कारक माना, वहीं पर थॉर्नडाइक ने उसे कॉमन फैक्टर की बात की, सामान्य कारक की बात की और उसी को अधिक महत्व भी दिया। स्पीयरमैन ने जो यस कारक है उसको स्वीकार, स्पीयरमैन का जो यस कारक है स्पेसिफिक जो फैक्टर है उसको उन्होंने अस्वीकार कर दिया, उसकी जगह पर उन्होंने दूसरे अनकॉमन फैक्टर को रख दिया। तो यहाँ कॉमन फैक्टर अनकॉमन फैक्टर था, वहाँ पर यस कारक और जी कारक था। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने बहुत कुछ अलग करने की कोशिश नहीं की है। हाँ, उनकी आलोचना करके उन्होंने कुछ फैक्टर्स को वहाँ पर रखने की बात जरूर की थी। यहाँ पर थॉर्नडाइक का ये भी मानना था कि कुछ ऐसे जो मेंटल एक्ट होते हैं, हमारे कुछ ऐसे मेंटल एक्ट होते हैं जिनके जो आपके फैक्टर हैं या जो एलिमेंट्स हैं उसमें कॉमनेस होती है, यानी कुछ न कुछ कॉमन ज़रूर होता है, लेकिन कुछ कॉमन होगा, बहुत अधिक कॉमन नहीं होगा। कहने का अर्थ है कि वहाँ कॉमन कम होगा, उभयनिष्ठता उसमें कम होगी। जो भी हमारे मानसिक कार्य हैं उनके तत्वों के बीच में या जो कारक हैं या जो तत्व हैं उनमें आपकी कॉमन कम होगी। अब ऐसा क्यों होता है ये हम लोगों को जानना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी आपके मानसिक कार्य हैं उसका स्वरूप जो है वो अलग अलग होता है। जो भी आपके मेंटल वर्क होते हैं उनका जो स्वरूप है वो अलग अलग होता है। तो स्वरूप अलग होने से उनमें जो उभयनिष्ठता कम हो जाती है, उनमें कामनेस कम हो जाती है। तो कामनेस अगर कम हो रही है, वह निष्ठा उसमें कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि जो मानसिक कार्य है उसका स्वरूप हमारा अलग होगा। यहाँ कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कि आपने कोई मेंटल एक्ट ए और कोई दूसरा मेंटल एक्ट बी किया, तो मेंटल एक्ट ए और मेंटल एक्ट बी ऐसे हैं जिनको पूरा करने में आपको लगभग सपोज दैट कि आपके 20 ऐसे जो एलिमेंट्स हैं या कारक हैं उनकी आवश्यकता आपको पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर जो आपके ए हैं बी हैं, ऐसे मेंटल एक्ट हैं आपके जिसमें आपको 20 फैक्टर्स की आवश्यकता है। तो यहाँ 20 जो फैक्टर्स आपको ए और बी के लिए आवश्यक है, उनकी ज़रूरत है, ऐसे एलिमेंट्स की आपको ज़रूरत है, उसमें से अगर 15 फैक्टर ऐसे हैं जो एक दूसरे से कॉमन न होकर के वो अनकॉमन है। कहने का अर्थ है कि उभयनिष्ठ न होकर के अउभयनिष्ठ हैं, अनकॉमन हो गए हैं। ठीक है, यानी 20 हम एलिमेंट्स की हमको आवश्यकता है जिसमें 15 ऐसे हैं जो कि आपके अनकॉमन है, वो कॉमन नहीं है बल्कि अनकॉमन है। तो ये जो परिस्थिति है, यानी ऐसी जो परिस्थिति है, इसमें दोनों जो आपके मेंटल एक्ट हैं उसके बीच में धनात्मक सहसंबंध जो है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है,
यानी दोनों में चूंकि 20-20 फैक्टर्स तो हैं, उसकी हमको आवश्यकता भी है, लेकिन 15-15 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी जो आपके कॉमन उभयनिष्ठ हमको चाहिए थे वो उभयनिष्ठ नहीं है, बल्कि वो अनकॉमन है। तो 15 आपके अनकॉमन हो गए। अब यहाँ पर बस यही ध्यान देना है कि 20 की हमको आवश्यकता है और उसमें 15 आपके अनकॉमन है, यानी 5 एलिमेंट्स या 5 फैक्टर्स ऐसे हैं जो आपके कॉमन है। तो 5 आपके अगर फैक्टर्स कॉमन होंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके बीच में आपकी जो सहसंबंध होगा, जो कोरिलेशन होगा, उसके बीच में धनात्मक सहसंबंध की जो मात्रा है, जो कोरिलेशन है, वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे दो धनात्मक सहसंबंध उसकी मात्रा जब कम हो जाती है तो ऐसे फैक्टर्स, जो ऐसे तत्व होते हैं, जो भी आपके फैक्टर हैं, इसके बीच इस तरह की जो आपकी अनकॉमननेस बनी हुई है, इसके कारण आपके जो दो मानसिक कार्य हैं, जो आपकी मेंटल एक्ट आपके ए और बी थे, उन कार्यों को अगर हमको मेजरमेंट करना हो तो उस पर जो टेस्ट आपके बने हुए हैं उसके बीच में आपके सहसंबंध परफेक्ट नहीं पाए जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि अभी मैंने इससे पहले बात की थी कि मेंटल एक्ट ए और मेंटल एक्ट बी, जिसके लिए 20-20 फैक्टर्स की हमको आवश्यकता थी, 20 फैक्टर्स जो थे उसमें से 15 फैक्टर ऐसे हैं जो अनकॉमन हो गए हैं, 5 फैक्टर ही आपके कॉमन हैं। यहाँ बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो 20 थे उसमें से 15 जो है अनकॉमन है, 5 आपकी कॉमन है। तो ये जो 5 कॉमन है, इससे तो ये जो सिचुएशन है वो शो कर दिया आपका कि 5 आपके कॉमन है। इसका मतलब धनात्मक जो सहसंबंध है वो तो है, लेकिन धनात्मक सहसंबंध की जो मात्रा है वो काफ़ी कम है। ठीक है, यहाँ जो आपके एलिमेंट्स हैं, इस तरह के अनकॉमन होने के कारण, जो भी आपके फैक्टर हैं ये जो अनकॉमन है, अनकॉमन के कारण ही जो दो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जो मानसिक आपके कार्य हैं, जो मेंटल एक्ट ए और मेंटल एक्ट बी हैं, जब हम इन पर कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, यानी मेंटल एक्ट ए और मेंटल एक्ट बी पर जब हम कोई टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो जब टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया, स्कोरिंग किया, और उसके बाद उन दोनों टेस्ट के बीच में हम कोरिलेशन निकालना शुरू करेंगे। तो उस कोरिलेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर परफेक्ट आपकी कोरिलेशन नहीं आएंगी, पूर्ण रूप से अगर हम सहसंबंध जो है पूर्ण रूप से परफेक्ट नहीं होगा। तो जो इस तरह की आपकी व्याख्या है, ऐसा थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन की यस कारक की भी आलोचना करके ही किया था, क्योंकि इस तरह की जो व्याख्या है इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो दो मानसिक कार्य हैं, या जो दो मानसिक कार्यों या उन्हें मेजरमेंट करने के लिए जो टेस्ट बने हैं, इनके बीच में कम सहसंबंध यस कारक के कारण नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि इन दोनों आपके मेंटल जो एक्ट हैं उनके एलिमेंट्स या उनके फैक्टर के बीच में अनकॉमनेस है, वो कॉमन नहीं है। कहने का अर्थ है कि उन्होंने इसकी व्याख्या स्पीयरमैन के यस कारक की आलोचना इसी आधार पे की कि ये जो आपकी दो मानसिक प्रक्रियाएं हैं या जो दो मानसिक कार्य हैं उन्हें मेजरमेंट करने के लिए जो टेस्ट बनाए गए, उस टेस्ट के बीच का जो सहसंबंध है वो यस कारक के कारण नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक फैक्टर की वजह से नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ऐसे जो दोनों आपके मेंटल जो एक्ट हैं, जो मानसिक कार्य हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं, उन कारकों के बीच, उन एलिमेंट्स के बीच, उन फैक्टर्स के बीच आपकी अनकॉमनेस है या वो कॉमन नहीं है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान हम लोगों को ये देना है कि अगर हम काफ़ी डीपली अगर हम देखें तो वास्तव में स्पीयरमैन का जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, अभी मैंने कहा कि स्पीयरमैन से बहुत अधिक अलग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो जी कारक को उन्होंने स्वीकार किया उसकी जगह उन्होंने जनरल फैक्टर एलिमेंट्स उसको कह दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आपके स्पीयरमैन ने जिसकी बात की है कि जो सामान्य कारक है या जनरल फैक्टर है, उसको उन्होंने थॉर्नडाइक ने एक तरह से कॉमन एलिमेंट्स कहा। जब स्पीयरमैन ने विशिष्ट कारक की बात की, यस कारक की बात की, स्पेसिफिक फैक्टर की बात की, तो उसे थॉर्नडाइक ने अनकॉमन एलिमेंट्स कह दिया। इन दोनों सिद्धांतों में अंतर सिर्फ हम कहेंगे तो इतना ही है कि स्पीयरमैन के जी फैक्टर को छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं या सब यूनिट्स हैं उसमें बांटा नहीं गया। अंतर यही सिर्फ लग रहा है दिखने में। अगर हम दोनों फैक्टर का कंपैरिजन करें तो जो आपकी थॉर्नडाइक की थ्योरी है और जो आपकी स्पीयरमैन की थ्योरी है, उन दोनों थ्योरी में बस यही डिफरेंसेस आपके शो करेंगे कि जो उन्होंने जी फैक्टर की बात की है, उस जी फैक्टर को उन्होंने छोटे छोटे जो आपकी इकाइयाँ हैं, जो यूनिट्स हैं, उसमें उन्होंने डिवाइड करने की बात नहीं की। ठीक है,
या सब जो फैक्टर्स हैं उसमें नहीं बांटा, लेकिन जो थॉर्नडाइक ने थॉर्नडाइक का आपका फैक्टर है, उन्होंने कई प्रकार के आपके जो भी आपके एलिमेंट्स थे या जो फैक्टर थे उसको सब फैक्टर में उन्होंने डिवाइड किया और इसके बाद कहा कि ये सारे जो आपके फैक्टर हैं इन सबका ये योग है, सबका ये एक तरह से जोड़ है। ठीक है, तो उन्होंने थॉर्नडाइक ने स्पेसिफिक जो भी आपके फैक्टर्स थे, जो एलिमेंट्स थे, उस उनका कहना था कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उनके मिलने से, कई फैक्टर के मिलने से हमारी बुद्धि की रचना होती है। थॉर्नडाइक ने जो भी आपके फैक्टर्स थे उनका बस यही मानना है कि जो छोटे छोटे हमारे एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं अदर, उनके मिलने से ही वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन उनके मिलने से ही हमारी बुद्धि की रचना होती है, बुद्धि का निर्माण होता है। जबकि स्पीयरमैन ने ये छोटे छोटे फैक्टर्स की बात ना करके उन्होंने सिर्फ 2 ही फैक्टर्स की बात की है, जी का और जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। तो उन्होंने जो भी आप उनके फैक्टर्स थे उसको छोटे छोटे सब फैक्टर्स या एलिमेंट्स में नहीं डिवाइड किया, इन्होंने उसे छोटे छोटे एलिमेंट्स या छोटे छोटे फैक्टर्स में डिवाइड किया है। और डिवाइड करने के बाद इन्होंने बुद्धि की रचना की बात की है और बुद्धि का संबंध बताने की बात की है। साथ ही इन्होंने जो आपने कोरिलेशन को एक्सप्लेन किया है उसमें उनका कहना है थॉर्नडाइक का कि जो भी हमारे छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं तब हमारी बुद्धि का निर्माण होता है। यहाँ जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, जो मैंने कहा कि मकान हमारा जैसे है तो मकान हमारी बुद्धि हो गई, और जो इसमें छोटे छोटे ईंट हैं वो आपके छोटे छोटे फैक्टर हो गए हैं। तो फैक्टर जो आपके ये छोटे छोटे हैं, इनके फैक्टर के माध्यम से ही हमारा जो बुद्धि है उसका निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो आपके छोटे छोटे ईंटों की बात की गई है, छोटे छोटे फैक्टर्स हैं और ये सारी इंडिपेंडेंट हैं, इनके जुड़ने से हमारी जो है बुद्धि की उसकी रचना हो रही है। यही चीज़ें आपकी स्पीयर मैंने शो नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ एक ही फैक्टर की बात की है और उसी फैक्टर के आधार पर इन्होंने जी कारक और एस कारक की बात की। यहाँ हम आपको बता दें कि जो थर्डाई का मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, ये आपके बुद्धि जो कारक हैं, कई जो कारक होते हैं उनका मिश्रण है, जिसमें कई योग्यताएं आपकी निहित होती हैं, ये माना गया है। साथ ही किसी भी मानसिक कार्य में जो विभिन्न कारक होते हैं मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं, ऐसा थॉर्नडाइक का मानना है। और इसी कारण उन्होंने जो जी फैक्टर है उसकी आलोचना भी काफ़ी गंभीर तरीके से की। उन्होंने मानसिक योग्यताओं की व्याख्या प्राइमरी फैक्टर के और जनरल जो कहें कॉमन फैक्टर के आधार पर किया था। उनका कहना है कि जो आपकी मानसिक योग्यताएं, जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे अभी मैंने बात भी की थी आपकी आंखिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दैशिक योग्यता, तार्किक योग्यता, तो ये जो आपकी योग्यता है वो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। वो किसी एक कार्य को प्रभावित नहीं कर रही है, वो समस्त मानसिक जो कार्य हैं हमारे, उन सबको प्रभावित करती है। वह इस विचार को भी स्वीकार करते थे कि जो व्यक्ति है उसमें कोई न कोई विशिष्ट योग्यता ज़रूर होती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति में कोई स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ नहीं है, हर व्यक्ति में ऐसा होता है। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है उसके विषय में अगर हमको कुछ जानना है या उसकी मेंटल एबिलिटीज़ का हमको मेजरमेंट करना है, तो हम उसकी कहें तो किसी एक विषय की योग्यता से दूसरे विषय का हम मेजरमेंट नहीं कर सकते और ना ही हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि संगीत में बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रवीण है बात करें तो संगीत में अगर उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे आर्ट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाए। यानी वो संगीत जो है वो आपके उसकी एक तरह से स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ हो गई। तो यहाँ संगीत उसकी स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटीज़ ज़रूर है, लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि वो अदर जो आर्ट है उसमें भी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छा कार्य करेगा। तो यहाँ जो पर्सन है, क्योंकि उसका हमने मेजरमेंट तो संगीत पर किया, अब हम इससे अगर ये अनुमान लगा लें कि अदर जो आर्ट है उसमें भी वो बहुत अच्छा होगा, तो यहाँ पर ये मेजरमेंट हमारा गलत होगा। क्योंकि मानसिक जो क्रियाएं होती हैं आपकी व्यक्ति की, इन मूल कारकों के अलावा जो सामान्य कारक होते हैं उसके कारण भी वो महत्व रखती हैं। कुछ मूल कारक होते हैं, उनके अतिरिक्त वो कुछ सामान्य ऐसे भी कारक होते हैं जिनके कारण उनका महत्व होता है। तो जब दो मानसिक क्रियाओं की हम बात करेंगे तो दो मानसिक क्रियाओं के प्रतिपादन में वास्तव में पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। ये तो भाई कुछ ही देर पहले मैंने बताया। तो ये जो दो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनके बीच में जो आपके रिलेशन है वो पॉजिटिव हैं। तो इसी यहीं से आपका ये क्लियर हो जा रहा है, स्पष्ट हो जा रहा है कि जो आपके कॉमन फैक्टर हैं इसमें ज़रूर होंगे।
हाँ, ये प्रश्न ज़रूर है कि ये सामान्य कारक कितनी मात्रा में होंगे। ये प्रश्न हमारे दिमाग में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि कोरिलेशन भी पाया जा रहा है उसमें, सामान्य कारक यानी आपके कॉमन फैक्टर हैं भी, ये भी पता है। लेकिन ये जो आपके कॉमन फैक्टर हैं ये कितनी मात्रा में हैं, जो उनके बीच में आपकी कोरिलेशन की मात्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कितनी मात्रा में है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे अगर कोई स्कूल है उसमें आपके 50 स्टूडेंट्स हैं और उन पर 2 टेस्ट हम एडमिनिस्ट्रेट करें, सपोज दैट 2 टेस्ट हम एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो 2 टेस्ट आपके सपोज दैट ए और बी हैं, 2 टेस्ट हो गए। उनके बीच अगर हमको कोरिलेशन ज्ञात करना हो या ज्ञात हम करें, तो फिर उन्हें हम ए और सी टेस्ट जो है उसे दे दें और उसका कोरिलेशन ज्ञात करें, तो जो हमारे पहले के टेस्ट हुए हैं ए बी, उसके बीच में हमारा जो कोरिलेशन है वो अधिक पाया गया। और दूसरी तरफ जो हमारा इंडिकेट कर रहा है ये कि ए और बी के जो टेस्ट हैं, ए और सी की जो अपेक्षा कहें तो मानसिक जो योग्यताएं हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं, वो अधिक मात्रा में होंगी। तो कहने का अर्थ है कि इस तरह से ये जो सिद्धांत है स्पीयरमैन के जनरल फैक्टर की जो है एक तरह से आलोचना करता है, और अपने इन्होंने जो प्रतिपादित किया, जो कॉमन फैक्टर की इन्होंने बात की, इसी आधार पर उन्होंने इसे महत्व भी दिया था। ठीक है, तो यहाँ ये जो आपका कॉमन फैक्टर है, वास्तव में कुछ अंश में तो आपके समस्त जो आपकी मानसिक क्रियाएं हैं, कंप्लीट जो आपकी मेंटल एक्टिविटीज़ है, उन सब में पाया जाएगा। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि जो कॉमन फैक्टर है कुछ अंश में समस्त मानसिक क्रियाओं में पाया जाता है। कॉमन फैक्टर आपकी जो भी आप क्रियाएं करेंगे, जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ आप करेंगे, जो भी आप कोई क्रिया कर रहे हैं बुद्धि से संबंधित, तो उन सब में आपके जो जनरल फैक्टर हैं कुछ न कुछ उसके अंश जरूर मिलेंगे, ये निश्चित है। इन्हीं मानसिक क्रियाओं को थॉर्नडाइक ने स्पेसिफिक एक सर्किल बना करके उन्होंने समझाया, जिसमें P1 P2 P5 P6 P4 करके उन्होंने कॉमन फैक्टर को दिखाया है। इसी के आधार पर उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है। यानी कहने का अर्थ है कुल मिलाकर के थॉर्नडाइक का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जो मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, इसका विकास जो किया गया है, जिसके अनुसार इसका विकास ही हुआ है स्पीयरमैन के जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करके, उसी के आधार पर इन्होंने तैयार भी किया इस सिद्धांत को। इनके सिद्धांत का ही कुल मिलाकर यही बात बस कहना है कि आपकी बुद्धि की जो संरचना है वो बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स या फैक्टर के मिलने से होती है। वैसे ही जैसे कि आपके मकान की बात की गई है कि ईंटों से मिलकर के बनता है, ऐसे ही आपके जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें आपके विशिष्ट जो मानसिक क्षमता होती है वो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे, साथ ही एक दूसरे के साथ स्वतंत्र भी होते हैं। पूरी इनकी जो थ्योरी है इसी के आधार पर ही डिपेंड है। तो यहाँ इसको उन्होंने एक सर्किल बना करके समझाने की कोशिश की है, जिस सर्किल के अनुसार आपके जो कई फैक्टर्स हैं, जिसे P1 P2 P5 P6 करके बनाया गया है, और इन सब के आधार पर इनका कुछ कॉमन आपके फैक्टर्स होते हैं, जो कॉमन फैक्टर हैं उन्हीं के आधार पे आपके P1 है, P2 है, P5 है, P4 है, P3 है, जो भी आपके फैक्टर्स होते हैं ये जो हैं उसी के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है।